आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश किंग एंड द क्राउन। ब्रिटिश किंग एंड द क्राउन। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र सबसे प्राचीन संस्था है। ब्रिटेन में राजतंत्र सबसे प्राचीन संस्था है। केवल संपूर्ण ब्रिटिश इतिहास में केवल 1649 से 1660 तक 1649 से 1660 तक क्रामवेल के शासन के दौरान यहाँ पर राजतंत्र नहीं रहा वरन गणतंत्र रहा। यहाँ पर राजतंत्र नहीं रहा वरन गणतंत्र रहा था, किंतु उसके बाद वापस यहाँ पर राजतंत्र स्थापित हो गया है। इतिहास के विभिन्न चरणों में हुए जो संवैधानिक विकास है उसमें सम्राट की स्थिति में जितना परिवर्तन हुआ है उतना किसी पद में नहीं हुआ। वर्तमान में साम्राज्ञी एलिजाबेथ सेकंड सम्राट पद पर आसीन है। उन्होंने राज सिंहासन 6 फरवरी 1952 को प्राप्त किया था। इन्होंने राज सिंहासन कब प्राप्त किया? 6 फरवरी 1952 को। इनके उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स हैं। इनके उत्तराधिकारी कौन है? प्रिंस चार्ल्स, जिन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि सम्राट के पद और उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न तरह के समितियां भी है। इसमें एक तो है बिल ऑफ राइट्स। पहला इसमें है बिल ऑफ राइट्स जो 1689 का है। इसके अनुसार रोमन कैथोलिक से विवाहित कोई सम्राट सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। रोमन कैथोलिक से विवाहित कोई भी सम्राट सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। इसके बाद दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेकेंड है एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1701 का है। इसके अनुसार सम्राट का पद वंशानुगत है और हैनोवर वंश के जो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं, हैनोवर वंश के प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी ही ब्रिटिश सिंहासन पर बैठ सकता है। महिलाएं भी सिंहासन पर बैठ सकती हैं। सिंहासन पद ज्येष्ठता के आधार पर ही प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा है जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1867 का है। इसके अनुसार सम्राट की अगर मृत्यु हो जाए तो संसद के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? संसद के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद है क्राउन की मृत्यु अधिनियम 1901। क्राउन की मृत्यु अधिनियम 1901। इसके अनुसार सम्राट की मृत्यु से क्राउन के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सम्राट की मृत्यु से क्राउन के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद है रीजेंसी एक्ट 1937 से 1953 का। इसके अनुसार जहां सम्राट नाबालिग है वहां उसके कार्य एक रीजेंट द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। यदि सम्राट अस्वस्थ या ब्रिटेन से अनुपस्थित है और अपने कर्तव्यों को नहीं कर पा रहा तो वह लेटर्स पेटेंट के माध्यम से परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता है। परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता है। अब हम देखते हैं सम्राट व राजमुकुट। इनमें क्या अंतर है? सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर
ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य की शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। राजमुकुट क्या है? राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, जब राजमुकुट ये धारण कर लेता था, तो उसके बाद से ही उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती थी। उसके बाद ही उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार राजमुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक था। राजमुकुट क्या था? राज्य शक्ति का प्रतीक था। किंतु प्राचीन काल में सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था, राजमुकुट सम्राट था, तो दोनों को एक ही माना जाता था। क्योंकि जैसे वो राजमुकुट धारण करता था तो उसके पास सम्राट की शक्तियां आ जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्र होते हुए भी वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। अब निरंकुश राजतंत्र जो है किसमें परिणत हो गया है? लोकतंत्र में परिणत हो गया है। इसलिए अब सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब सम्राट और राजमुकुट का भेद बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। व्यक्ति के रूप में जो शक्तियां राजा को प्राप्त थी, वे अब संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं। इसीलिए अब हम देखते हैं कि फिर क्राउन क्या है। तो शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट वह संस्था है जिसमें सम्राट भी है, कैबिनेट भी है, लोक सेवाएं भी है, और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। वे सभी इसके अंतर्गत हैं इनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मुनरो है, इसमें कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया। जैसे मुनरो ने ये कहा है कि क्राउन एक कृत्रिम एवं कानूनी व्यक्ति है जो न कभी शरीर धारण करता है और न कभी मरता है। सर मॉरिस एमोस ने कहा है कि क्राउन वैधानिक रूप में सम्राट की प्रभु शक्तियों, असाधारण अधिकारों एवं सामान्य अधिकारों का भंडार है। क्राउन वैधानिक रूप में सम्राट की प्रभु शक्तियों, असाधारण अधिकारों एवं सामान्य अधिकारों का भंडार है। प्रोफेसर आग एम जिंक के अनुसार क्राउन सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों और संसद का सम्मिश्रण। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं सम्राट और राजमुकुट में जो भेद है वो क्या है। हम इसमें देखते हैं कि सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक निश्चित समय पर या विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है और इसी के नाम पर राज्य के सारे कार्य किए जाते हैं। लेकिन राजमुकुट एक ऐसी संस्था है जो शासन सत्ता का प्रतीक है। जिसे विधायी,
प्रशासनिक और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। दूसरा अंतर ये कि सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी है। सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी है। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है, उसका पालन पोषण होता है, वो सिंहासन पर बैठता है, मुकुट धारण करता है, उसे सिंहासन से हटाया भी जा सकता है, वो स्वयं भी सिंहासन का त्याग कर सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो सम्राट क्या है? अस्थायी है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जो जिसका जन्म भी होता है, मरण भी होता है, वो सिंहासन पर बैठ भी सकता है, सिंहासन से हटाया भी जा सकता है। लेकिन राजमुकुट एक संस्था है, इसलिए वो स्थायी है। राजमुकुट क्या है? एक संस्था है जो न कभी जन्म लेती है, न कभी उसकी मृत्यु होती है। इसीलिए ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध व्याख्याता जो ब्लैकस्टोन है, ब्रिटिश कानून के जो प्रसिद्ध व्याख्याता हैं ब्लैकस्टोन, उन्होंने कहा है कि हेनरी एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है। हेनरी एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप में ये मर सकते हैं, लेकिन सम्राट जो एक पद है वो हमेशा ही जीवित रहेगा। इसी तरह इंग्लैंड में ये लोकोक्ति भी है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीवी हो। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इसका अर्थ यही है कि सम्राट जो व्यक्ति के रूप में वो तो मर सकता है, लेकिन जो सम्राट एक पद है वो हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार तीसरा अंतर हम ये देखते हैं कि सम्राट वैयक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट क्या है? किंग इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड द क्राउन इज कलेक्टिव। ये इंडिविजुअलिस्टिक है और क्राउन क्या है? कलेक्टिव है। यानी कि एक अंतर इनमें यह है कि सम्राट तो एक व्यक्ति है, सम्राट एक व्यक्ति है जो कि जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन वो प्रयोग किस तरह से करता है? वो राजमुकुट के द्वारा करता है। और राजमुकुट क्या है? वो सामूहिक है, यानी राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर के अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। और इस समूह में आते हैं संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवा। इसके अंतर्गत संसद, मंत्रिमंडल और लोक सेवा आते हैं। और इस तरह से इसमें क्या है कि राजा कुछ शक्तियों के प्रयोग में तो व्यक्तिगत रूप से भी या अपने व्यक्तिगत विवेक से भी काम ले सकता है, लेकिन कुछ का प्रयोग राजा जो है मंत्रियों के पूर्ण दायित्व पर करता है। मंत्रियों के पूर्ण दायित्व पर करता है, क्योंकि अधिकतर शक्तियां मंत्रियों को ही प्राप्त है और ये मंत्री जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन होता है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली होता है। इन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन किंग इज पावरलेस बट क्राउन इज ऑल पावरफुल। किंग क्या है? किंग तो पावरलेस है और क्राउन जो है वो पावरफुल हो गया है। पहले तो जब ब्रिटेन में राजतंत्र शासन था बहुत पहले, तो राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। किंतु धीरे धीरे जब संवैधानिक विकास हुआ तो सम्राट की शक्तियों का पतन होता चला गया, उनका ह्रास होता चला गया और सम्राट के हाथ से शक्तियां निकल करके मंत्रिमंडल और संसद के हाथ में चली गईं। तो वर्तमान समय में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट भी है, मंत्रिमंडल भी है, संसद भी है। इसलिए व्यक्तिगत रूप में राजा के हाथ से तो शक्तियां निकल गई और वो इन संस्थाओं को प्राप्त हो गई, यानी राजमुकुट को प्राप्त हो गई और राजमुकुट में सभी संस्थाएं आ जाती हैं। इसलिए ब्रिटेन में कहावत है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकतंत्र और राजतंत्र का भी भेद है। क्राउन जो है
जो क्राउन है वो लोकतंत्र का प्रतीक है, ये जन इच्छा का प्रतीक है। और जो राजतंत्र है ये मतलब जो राजा है वो राजतंत्र का प्रतीक है, उसका पद वंशानुगत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में सम्राट और राजमुकुट में बहुत भेद है। और आज सारी की सारी शक्तियां निकल करके और राजा की और राजमुकुट के हाथ में आ गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्राउन की शक्तियों के दो मुख्य स्रोत हैं। क्राउन की शक्तियों के दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो है परिनियम, जिनको हम कहते हैं स्टैट्यूट्स, और दूसरे हैं परमाधिकार, जिनको हम कहते हैं प्रेरोगेटिव्स। तो परिनियम का मतलब यह है, क्राउन की परिनियम की शक्तियों से तात्पर्य यह है कि वे कर्तव्य जिनको पूरा करने के लिए संसद के अधिनियमों द्वारा कार्यपालिका को आदेश मिला हो। वे कर्तव्य जिनको पूरा करने के लिए संसद के अधिनियमों द्वारा कार्यपालिका को आदेश मिला हो। इसके अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों के संचालन से संबंधित और स्थानीय शासन और अन्य प्रशासनिक अधिकारों पर नियंत्रण से संबंधित अधिकार शामिल हैं। यानी कि ये शक्तियां तो संसद के अधिनियमों के द्वारा ही दी जाती हैं, संसद के अधिनियमों के द्वारा ही कार्यपालिका को दी जाती है। और परमाधिकार का मतलब यह है कि क्राउन की स्वच्छंद शक्तियां, क्राउन की स्वच्छंद शक्तियां जो कभी कभी इसके हाथों में ही छोड़ दी जाती हैं, जैसे संसद को आहूत करना, युद्ध या तटस्थता की घोषणा करना, संधियों का अनुसमर्थन करना। तो ये कानून की स्वच्छंद शक्तियां हैं जो उसके विवेक पर ही छोड़ दी जाती हैं, तो इसको उसका परमाधिकार माना जाता है।